सो सर, इंडिया की जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है, जो कि वुल्फ पैक स्ट्रैटेजी जिसको बोला जाता है पॉपुलर मीडिया टर्म्स में, वुल्फ पैक स्ट्रैटेजी क्या है और वो कैसे काम करती है? सी ये जो वर्ड्स है ना, वुल्फ पैक, अमेरिकन, बहुत तरह तरह के वर्ड्स निकालते रहते हैं। अब मीडिया भी ऐसे ही वर्ड्स पिकअप करता है। मगर मेरा कहने का मतलब है, यू सी, जब भी हम कोई स्ट्राइक मिशन पे जाते हैं या हम ऑफेंसिव स्वीप पे जाते हैं, तो एक जहाज नहीं जाता, उसमें पैकेज होता है। हाँ, तो अब ये पैकेज, जैसे आप एयर मार्शल रहे, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये क्या पैकेज? उसकी बहुत रीजंस होते हैं। जब पैकेज डिसाइड होता है, थ्रेट एप्रिसिएशन, उनके रेडार्स कहाँ हैं, क्या वो रूटिंग करेगा पैकेज, थ्रेट, उनकी वेपन्स कहाँ हैं, ग्राउंड बेस्ड वेपन्स कहाँ हैं, एयरबोर्न एसेट्स कहाँ हैं, जहाज कहाँ से आ सकता है, उसके पास भी एयर टू एयर मिसाइल है क्या, उसके पास वेपन है क्या, जैमिंग कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पैकेज से मैं ऑडियंस को समझा दूं कि पैकेज से आपका मतलब है कि कौन कौन से जहाज साथ में जाएंगे, कौन कौन से पेलोड क्या लगेगा उसके अंदर, कौन से ड्रोन्स जाएंगे साथ में, ये पूरा का पूरा जो काफिला है, वो उसको आप पैकेज कह रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो जो काफिला है वो कैसे जाएगा, इकट्ठा जाएगा तो सारे के सारे को थ्रेट हो सकती है। एक कैसे वो सेग्रीगेट किया जाएगा, डिकॉयज कहाँ से जाएंगे, रियल स्ट्राइक कहाँ से जाएगी। डिकॉयज क्या होता है, रियल स्ट्राइक क्या होता है? डिकॉय है कि एक्चुअली उसने कुछ नहीं करना, उसने अपने आप की तरफ सबको, दुश्मन के जहाज़ों को खींचना या वेपन्स को खींच लेना है और मतलब के टाइम पे मुड़ जाना है वापस। अच्छा, तो वो रडार पे जानबूझ के दिखाई दे रहा है उसके पास। और डिकॉय ऐसे भी हो सकते हैं, ड्रोन्स का काफिला हो सकता है, और ड्रोन्स के अंदर भी ऐसे रिफ्लेक्टर लगे हों जो रेडार्स को आसानी से लगे कि ये तो जहाज ही आ गए, एक्चुअली वो होना। तो ऐसे डिकॉय फाइटर जहाज भी हो सकते हैं, और ये कैपेबिलिटी है हमारे पास, सब कैपेबिलिटीज है। मैं जो भी कैपेबिलिटी आपको बता रहा हूँ है, जो भी कैपेबिलिटी वर्ल्ड में किसी के पास भी है, हमारे पास है। ये 19-20 का फ़र्क है, किसी के पास मिसाइलें लंबे रेंज की हैं या वेपन ज़्यादा भारी हैं, किसी का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, किसी के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, ठीक है, मगर उतना भारी नहीं है। हमारा छोटा बॉम्ब है, वो एक गिराएगा, हम 4 गिरा देंगे, वहीं पे जाके बराबर हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो पैकेज है, आप जिसको वुल्फ पैक कह रहे हो, वो पैकेज में बहुत चीज़ें सोची जाती, किस तरह का टारगेट है, उसको किस तरह का वेपन चाहिए, क्या A2 जहाज से गिराना है, क्या A2 सरफेस मिसाइल मारनी है, कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल मारनी है, उसकी रनवे की किस पॉइंट पे मारना है। जैसे हमने वहाँ पे देखा आप सिंदूर में कुछ रनवेज के, हमने जहाँ 2 रनवे थे उसके सेंटर पे बॉम्ब गिराया, इंटरसेक्शन पे दोनों गिराया, दोनों। हमने ऑल्सो रियलाइज किया कि इज नॉट पॉसिबल, बाहर हैंगर के अंदर हमने बुलारी में हैंगर में मारा। तो उसके अंदर F-16 पड़े थे। तो मेरा कहने मैं एक देखा सर, चिमनी, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो उसके डोम के अंदर से जो है मिसाइल, चाहे वो नूर खान में था, शाफ्ट, एयर कंडीशन शाफ्ट के अंदर नूर खान के थ्रू नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो हम ये पैकेज बनाते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज चाहिए होते हैं, AEWC चाहिए, A2A रिफ्यूलर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर गोइंग टू गो स्ट्राइक। अगर आपने समुद्र में दूर जाना तो आपको A2A रिफ्यूलिंग चाहिए रास्ते में, या जो भी। तो इस तरह के तरह तरह के पैकेज, फिर बीच में ड्रोन्स एम्बेड करते हो आप। ड्रोन्स के अपने रोल हो सकते हैं, उनके अपने टारगेट होंगे, उसमें ड्रोन्स डिकॉय का भी काम करेंगे, ऑफेंसिव भी काम करेंगे, कुछ जाके बैटल डैमेज को असेस करके वापस लाएंगे। तो तरह तरह के। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है, एक ड्रोन कैरियर जा रहा है, उसमें से स्वॉर्म ड्रोन्स निकल गए या कामकाजी ड्रोन्स निकल गए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ टारगेट। जो स्वॉर्म है वो एक डिफरेंट है, एक ड्रोन का पैकेज होना डिफरेंट है। स्वॉर्म है जब वो आपस में ही बातें करते हैं, जैसे अपने बर्ड्स जाते हैं ना अपने ग्रुप में, तो वो इंडिपेंडेंट हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं, उनके पास भी कोई, उनका मदर जो है उसको कंट्रोल हम कर रहे हैं, या जहाज से कर रहे हैं या ज़मीन से कर रहे हैं, मगर स्वाम जो है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। और स्वाम के अंदर भी तरह तरह के हैं, कोई ऑफेंसिव वाले हैं, कोई जैमिंग वाले हैं, कोई जो भी तरह तरह के हैं। कोई सिर्फ पिक्चर लेके आते हैं, या पिक्चर से दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक करो, टैंक हिल रहा है, टैंक मूव कर रहा है, उसको इस तरह जो ड्रोन्स हैं। मगर जो फ्यूचर है वो है मैन अनमैन्ड टीमिंग का, जिसके अंदर मैन जो हम कहते हैं, या वो ग्राउंड पे बैठा होगा, या वो एयरबोर्न होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट में होगा, या वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में होगा,
अब C-130 में से आप 150 ड्रोन रिलीज कर सकते हो, वो जा रहे हैं, अब वो C-130 कंट्रोल कर सकता है, या पीछे से एक फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा जो कंट्रोल करेगा। कुछ चीज़ें उनको पहले ही काम असाइन हुए हैं, कुछ असाइनमेंट्स आप एयर में बदल सकते हो। तो इस तरह के रोल्स जो हैं, जो ड्रोन आज के दिन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। Drone helicopters are landing, means unmanned helicopters are landing, uninhabited helicopters are landing on moving ships on their own without ground support. Means वो लैंडिंग पॉइंट भी उनको पता है, वहाँ जाके वो लैंड कर रहे हैं और शिप रॉक कर रहे हैं और फिर भी वो लैंड कर रहे हैं। तो बहुत एडवांसमेंट है। आज से 20 इयर्स के अंदर कोई रोल नहीं होगा जो ड्रोन ऑन इट्स ओन नहीं कर पाएगा। ट्रांसपोर्ट कार्गो का रोल छोटे ड्रोन्स लेह लद्दाख में हम यूज़ कर रहे हैं। आगे म्यूल्स में लेके जाते थे सामान, पहाड़ी के ऊपर हमारा बंकर है, नीचे से अब वो ड्रोन लेके जा रहा है। ड्रोन्स की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, उस हाई ऑल्टीट्यूड पे भी कई किलो उठा लेते हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 किलो उठा रहे हैं। अभी 50 किलो वाले भी ड्रोन बन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉट ऑफ थिंग्स आर इवॉल्विंग। ये MUMT जो है इसमें बहुत फ्यूचर है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक इम्प्रेशन है जो यूक्रेन वॉर के बाद खास करके और इवन वेस्ट एशिया में कि ड्रोन्स विल डू एवरीथिंग, वो नहीं होने वाला। देखो ड्रोन के काउंटर्स बहुत बन गए। सारे वर्ल्ड के 5th and 6th जनरेशन प्रोग्राम, चाहे वो चाइना का है, अमेरिका का, रशिया का है, यूरोपियंस के हैं प्रोग्राम, GCAP है, FCAS है, जो तुर्की का 5th जनरेशन, इंडिया का, आम का, सब में आदमी बैठा है, सब में पायलट। मतलब आने वाले 70-80 साल कहीं नहीं गए। उसके बाद क्या होगा हम कह नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब है ड्रोन्स आर गुड, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर एन इम्पॉर्टेंट एसेट, दे आर रिलेटिवली चीपर, they are fairly accurate, they have their own job, fighter aircraft have their own job, man still has a job, whether it's in the air or on the ground. So therefore, we are very clear, the world is very clear, otherwise nobody will put billions and trillions of dollars on programs like Americans ने अभी 6th जनरेशन F-47 बोइंग का सिलेक्ट किया है, और 2 6th जनरेशन फाइटर चाइना उड़ा रहा है, सब में आदमी बैठा है। करेक्ट, आप समझे। सो ये MUMT एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। ड्रोन्स भी जरूरी, आदमी भी जरूरी, मिल के हम वो काम करेंगे और हर स्टेज पे इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी, वो तो रहेगी और रहनी भी चाहिए। यस। सो यानी कि कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं उतारूं तो वुल्फ पैक, जैसे आपने बताया कि जैसे मान लीजिए राफेल जा रहा है तो वो लॉन्ग रेंज है। दूसरा आपका उसके साथ अगर मिग, खैर अब तो जाते नहीं है, बट मिग 21 है तो उसमें आपका एक LCA कह लो आज के दिन, LCA, हाँ, तेजस हो गया हमारा। तो उसके अंदर जो है हम इंडिजीनियस वेपन पेलोड लगा सकते हैं अपना, जो भी हमें लगाना है। और साथ में जो आपके रिकॉनेसेंस के लिए जो है ड्रोन सिस्टम जा रहे हैं आपके, ताकि आप आगे का एरिया देख सकते हो, कवर कर सकते हो। सो आपका एक तरह से ये वॉरशिप या स्पेसशिप की तरह पूरा सिस्टम आपस में काम करता है, ताकि एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसको लेवरेज करें और एक दूसरे की जो वीकनेस है उसको कवर करें। इस तरह से ये पैकेज पूरा डिसाइड होता है। जैसे Su-30 है, वो ज़्यादा ब्रह्मोस कैरी कर सकता है, ठीक है, और कंपेयर टू दी अदर एयरक्राफ्ट। तो अगर मेरे को ब्रह्मोस फायर करनी है तो मैं ज़्यादातर Su-30 को ही यूज़ करूँगा। लेकिन अगर डॉग फाइट हो सकती है तो तेजस जाएगा साथ में, ताकि वो लाइट। और भी ड्रोन है, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म होते हैं, फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर कोई थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वहाँ तेजस बैठे हैं या कहीं और। इस तरह के हर जहाज की स्ट्रेंथ के, जैसे आपने बोला, देखो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट अमंग मॉडर्न फाइटर्स इन द वर्ल्ड इज विद द रफाल। अगर मैं फॉर्मेशन के अंदर एक रफाल डालूंगा, वो दूसरों को भी कुछ कवर देगा, अपने आप को तो बचाएगा। तो इसलिए यू आर राइट कि हमको जो हर जहाज की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक रोल्स एंड पोजीशन इन पैकेज बनानी पड़ती है। सो दैट्स द वे इट इज। देखिए कई कंट्री के पास डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, चाइना के पास है, उनके H-6 बॉम्बर्स, उनको डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बनाया। हमारे पास भी होते थे, आज के दिन में नहीं है, शायद एक ना एक दिन बाद में हमारे पास भी डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होगा। AEWC जिसके बारे में आपने जिक्र किया, बहुत इम्पोर्टेंट
एसेट है, बिकॉज ये सिर्फ एयर की नहीं, ग्राउंड, सी, सरफेस, सारी बैटल्स को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है और सपोर्ट करता है। तो इसलिए इनके रोल हैं। आज के दिन में आप जानते हैं कि हमारे पास 6 AWC हैं, प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। 6 और छोटे नेत्रा बनेंगे, बड़े भी नेत्रा 2 जिसको कहते हैं, बड़ा एयरलाइनर की बॉडी पे बनाया जाएगा, वो भी 6 गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। लंबा प्रोसेस है, 5-6 साल लग सकते हैं। और हम तो कहते रहे जो एनालिस्ट हैं कि इसको बहुत एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, थ्रेट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं। दो तरफ तो हमारी न्यूक्लियर पावर्स बैठी हुई हैं, दोनों के साथ हम लड़ाई कर चुके हैं, दोनों के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारा लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स है। उधर बांग्लादेश भी अब आज के दिन में अनफ्रेंडली है। तो इसलिए हमारे को थ्रेट ज़्यादा है।